हेलो एवरीवन, मैं कृतिका आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल एकेडमिक ज्ञान पर स्वागत करती हूँ। गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। द सेल ऑफ गुड एक्ट जो है वो मर्केंटाइल लॉ का एक पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्पेशली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम सेल ऑफ गुड के बारे में जानेंगे। सेल ऑफ गुड एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है बायर यानी खरीदार और सेलर यानी कि व्यापारी के बीच, जो इंडियन लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी किया जाता है और रेगुलेट भी। द सेल ऑफ गुड एक्ट 1 जुलाई 1930 को पहली बार एग्जिस्टेंस में आया और इसे द इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 कहा गया। बाद में 1963 में एक अमेंडमेंट के तहत द इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 को रीनेम करके द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 कर दिया गया। ओके, द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 को बेहतर जानने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना बेहद ज़रूरी है, जैसे बायर, सेलर, गुड्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स एक्सेट्रा। सो गाइस, द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 का सेक्शन 2 कुछ इसी तरह के टर्म्स को डिफाइन करता है, जैसे कि बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर क्या है? बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय गुड्स। मतलब कि बायर सिर्फ वह नहीं है जो प्रोडक्ट को खरीदता है, बल्कि बायर वह भी है जो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अग्री है, रेडी है। प्रोडक्ट परचेज करने की इच्छा रखने वाला इंसान भी बायर कहलाएगा। उसी तरह सेलर वह तो है ही जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, साथ ही सेलर वह बंदा भी है जो गुड्स सेल करने के लिए अग्री हो, रेडी हो। सेकंड टर्म है गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स। तो अब बात आती है कि गुड्स क्या है। तो हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी गुड्स कहलाती है। इसके साथ ही स्टॉक एंड शेयर्स, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale, ये सारी चीज़ें जो है वो गुड्स के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है गाइस, गुड्स की कुछ सब कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स। ओके, एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स है जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एग्जिस्टेंस में हो, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे वो ओनर के पास में मौजूद हो। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो जैसे कि मान लें एक्स है और एक्स के पास में 2 साइकिल है। उसने वो दोनों साइकिल ए को बेच दी। जब एक्स ए को साइकिल बेच रहा था उस वक्त दोनों साइकिल एक्स के घर में, उसके गैराज में मौजूद थी। तो इस केस में वो दोनों साइकिल क्या हो जाएंगी? एग्जिस्टिंग गुड्स हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे सेलर के पास में मौजूद थी। ओके, फिर आता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाने के बाद सेलर के द्वारा प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर या एक्वायर किया जाता है सेलिंग के पर्पस से। ठीक है, जैसे अगर कोई बंदा रेडीमेड प्रोडक्ट ना लेकर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ऑर्डर देता है, वो प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर देकर के प्रोडक्ट बनवाना चाहता है, तो ऐसे में जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया गया है वो फ्यूचर गुड्स कहलाएगा, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद शुरू होगी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक गुड्स। Specific goods are those goods which are identified and agreed upon at the time of contract of sale। जैसे मान लें राम एक स्टोर पे शर्ट लेने गया, उसे एक शर्ट पसंद आ गई ब्लैक कलर की जिसपे 5 वाइट स्टार्स बने थे। तो इस केस में सेलर बाउंड हो गया है उसी शर्ट को राम को डिलीवर करने के लिए जो शर्ट राम को पसंद आई थी, यानी वही ब्लैक शर्ट जिसपे 5 वाइट स्टार्स बने हुए थे। उस प्रोडक्ट को छोड़ करके, उस शर्ट को छोड़ करके सेलर दूसरा कोई भी प्रोडक्ट, दूसरा कोई भी शर्ट राम को डिलीवर नहीं कर सकता, राम को बेच नहीं सकता। ठीक है, वो उसी शर्ट को बेचने के लिए बाउंड है। नेक्स्ट टर्म है
गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। गाइस, किसी भी गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में तब मानेंगे जब अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट वो गुड्स पूरी तरह से इस कंडीशन में हो, डिलीवरी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो और बायर बाउंड हो उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट करने के लिए। इसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए एक सेलर है जिसने बी के साथ कॉन्टैक्ट किया हो उसे 20 बंडल टिम्बर सेल करने के लिए। तो इस केस में जैसे ही ए ने वो सारे बंडल्स बना दिए, वो टिम्बर्स के बंडल डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे, जिसे गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट कहेंगे। और बी अब उन बंडल्स की डिलीवरी लेने के लिए बाउंड हो गया, उसे अब वो डिलीवरी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। सो गाइज, अब जो थर्ड टर्म है जो इसे सेक्शन 2 डिफाइन करती है वो है डिलीवरी, इट्स फॉर्म एंड डेरिवेशन। According to section 2, subsection 2, delivery means voluntary transfer of possession by one person to another। यानी अगर कोई बंदा स्वेच्छा से अपने राइट्स, पोजेशन, अधिकार किसी गुड्स को लेकर के किसी और को सौंप दे तो इसे डिलीवरी कहेंगे। ठीक है, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या है? अगर कोई बंदा अपने मर्जी से किसी प्रोडक्ट का पोजेशन, उसे यूज़ करने का राइट, अधिकार किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दे तो वो डिलीवरी होगा। ठीक है, डिलीवरी मेनली 3 तरह की होती है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या है? जब गुड्स को फिजिकली बायर तक पहुंचा दिया जाता है तो उसे एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जब किसी गुड्स के पोजेशन या कस्टडी ट्रांसफ़र किए बिना सिर्फ अटॉर्नमेंट डिलीवरी की जाए तो उसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी फ्रेंड के बिहाफ में कोई पार्सल पिक करते हैं और उस पार्सल को अपने पास रखने के लिए अग्री हो जाते हैं जब तक कि आपका फ्रेंड आपके पास नहीं आ जाता या आप अपने फ्रेंड के पास नहीं चले जाते वो पार्सल उसे देने के लिए, तब तक आप उसे अपने पास रख रहे हैं अपने फ्रेंड का पार्सल मानते हुए, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहलाएगा। यहाँ पार्सल आपके फ्रेंड ने पिक नहीं किया है, यहाँ पार्सल अभी तक आपके फ्रेंड के पास पहुँचा नहीं है, लेकिन पार्सल पे नाम किसका है? आपके फ्रेंड का। पार्सल आपने रिसीव किया किसके बिहाफ में? अपने फ्रेंड के बिहाफ में, अपने फ्रेंड के लिए आपने वो पार्सल एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी। मतलब वो पार्सल जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगा। ठीक है, थर्ड है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में गुड्स आपको बाद में डिलीवर किए जाते हैं, लेकिन उसके पहले सिंबल के तौर पे आपको डॉक्यूमेंट्स या कीज जैसी चीज़ें दे दी जाती है। जैसे अगर आपने कार किसी को गिफ्ट की तो आप सिंबल के तौर पे उसे कार की की दे सकते हैं या ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। ऐसा आपने कई बार रियलिटी शोज़ या क्रिकेट मैच में भी देखा होगा जिसमें कंटेस्टेंट या प्लेयर्स को की या फिर बड़ा सा चेक देते हैं प्राइज़ के तौर पे। तो वो क्या होता है गाइस? वो सिंबॉलिक डिलीवरी होता है। उसमें प्लेयर को वहाँ पे एट द मोमेंट कार नहीं पकड़ा दी जाती है, उसे कार के बदले में की दी जाती है। जो उतना बड़ा सा चेक प्लेयर को पकड़ाया जाता है वो उतना बड़ा चेक लेकर के बैंक में नहीं जाता है, उसके लिए उसे छोटी चेक दी जाती है, लेकिन वहाँ पे सबको दिखाने के लिए सिंबल के तौर पे उसे एक बड़ा सा चेक दिया जाता है। ठीक है, यही होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। नेक्स्ट टर्म है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे डॉक वारंट्स, वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट, वॉरफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, मल्टी मोड ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, जो जनरली बिजनेस में एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स या ऑथराइजिंग जैसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है नेक्स्ट टर्म मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट वो है जो या तो सेलर के बिहाफ में सेल करता हो या सेलर तक गुड्स पहुंचाता हो सेल करने के पर्पस से, या बायर के बिहाफ में परचेज करता हो या फिर बायर के बिहाफ में गुड्स की डिलीवरी लेता हो, उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हो पैसे अर्न करने के पर्पस से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो मर्केंटाइल एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से यहाँ मतलब है ओनरशिप से। प्रॉपर्टी मर्केंटाइल लॉ में ओनरशिप को डिनोट करती है। किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सेलर जो है वो बायर को गुड्स
सेल करता है तो उसे उसका पोजेशन, उसका ओनरशिप, उसे उस गुड्स का ओनरशिप बायर तक को ज़रूरी ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। फ्रेंड्स, किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट तब कहेंगे जब वो अपने डेट्स के पेमेंट को कर सकने में सक्षम नहीं रह जाएगा। इन शॉर्ट, जब कोई बंदा अपने लाइबिलिटीज़ पे करने की कैपेसिटी नहीं रखता, अपने डेट्स पे करने की कैपेसिटी नहीं रखता, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। हम कहते हैं ना, वो कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका बैंक बैलेंस नहीं है, उसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, वो किसी भी तरीके से अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकता है, तो वही चीज़ है, उसे हम इंसॉल्वेंट ही कहते हैं। ठीक है। सो गाइज, आज हमने द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, सेल, अग्रीमेंट, बेलमेंट जैसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कमिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।